ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि एक कंप्यूटर असल में होता क्या है। तो इसकी सबसे बेसिक परिभाषा से शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपनी मेमोरी में स्टोर किए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल में काम करता है। और ये जो निर्देश शब्द है ना, ये यहाँ बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। तो ये काम कैसे करता है? इसका एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का साइकिल है। सबसे पहले हम डेटा देते हैं जिसे कहते हैं इनपुट। फिर कंप्यूटर उस पर काम करता है यानी प्रोसेसिंग। इसके बाद वो हमें एक रिजल्ट देता है, मतलब कि आउटपुट। और आखिर में वो इसे आगे के इस्तेमाल के लिए सेव कर लेता है, जिसे हम स्टोरेज कहते हैं। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो इसी बेसिक फंडे पर चलता है। लेकिन देखिए, ये मशीन अकेले काम नहीं करती। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए 3 चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। पहला हार्डवेयर, यानी वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर, यानी वो निर्देश जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। और जाहिर है हम यानी यूजर, जो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो अब जब हम इन 3 हिस्सों को जान गए हैं, आइए देखते हैं कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं। जब हम कोई एक्शन लेते हैं, मान लीजिए किसी आइकन पर क्लिक करते हैं, ये बिल्कुल एक कमांड चेन की तरह काम करता है। देखिए, यूजर के तौर पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे किसी वेब ब्राउजर से इंटरैक्ट करते हैं। वो एप्लीकेशन फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको बताता है कि क्या करना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम असल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जैसे प्रोसेसर और स्क्रीन, कि भाई ये काम करो। और आखिर में हार्डवेयर उस काम का रिजल्ट इसी चेन से वापस ऊपर भेजता है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। यह एक बात समझना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर का मैनेजर है, सब कुछ वही चलाता है। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो वो टूल्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई गेम या वर्ड प्रोसेसर। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये हमेशा एक टीम की तरह ही काम करते हैं। तो अब आते हैं असली चुनौती पर, जिसे हल करना जरूरी था। हमने निर्देशों की बात तो की, लेकिन इंसान और मशीनें वो एक भाषा नहीं बोलते। उनके बीच कम्युनिकेशन का एक बहुत बहुत बड़ा गैप है। देखिए, हम तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं 2 और 2 जोड़ो। ये बिल्कुल क्लियर है, सीधा है, और कोई भी इंसान इसे तुरंत समझ जाएगा। लेकिन एक कंप्यूटर के लिए वही निर्देश कुछ ऐसा दिखता है, 0 और 1 का एक लंबा सा झुंड। इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये मशीन की अपनी जुबान है, और हमारे लिए इसे सीधे सीधे लिखना या समझना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इस गैप को भरा कैसे गया? जवाब है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट से। ये भाषाएं असल में इंसान और मशीन के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करती हैं। और ये एक पूरी सफर की तरह था। पहली पीढ़ी यानी 1GL थी मशीन कोड, सिर्फ 1 और 0। फिर आई 2GL असेंबली लैंग्वेज, जिसमें कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ, जो थोड़ी बेहतर थी। और फिर आई हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो इंग्लिश जैसे शब्दों और नियमों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे इंसानों के लिए कोड लिखना और समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। तो यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जैसे जैसे भाषाएं इंसानों के लिए आसान होती गईं, वो मशीन से उतनी ही दूर होती गईं। और इसका मतलब था कि अब हमें एक खास ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, जैसे कि एक कंपाइलर, जो हमारी भाषा को मशीन की भाषा में बदल सके। चलिए अब एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं जिसने कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी, इसे 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। और पता है किस लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। पर ये इतनी पावरफुल क्यों मानी जाती है? देखिए, इसकी खासियत यह है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होते हुए भी मशीन के बहुत करीब जाकर, मतलब लो लेवल काम भी कर सकती है। और इसी वजह से ये इतनी अनबिलीवेबल तेज और एफिशिएंट है। आज हम जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस या ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं ना, उनमें से ज्यादातर की नींव सी पर ही टिकी है। तो असल में कोड दिखता कैसा है? क्या ये कोई जादुई मंत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस कुछ बहुत ही लॉजिकल नियमों का एक सेट है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। किसी भी सी प्रोग्राम में कंप्यूटर को यह जानना होता है कि आखिर शुरू कहां से करना है, और वो जगह है मेन फंक्शन। यह प्रोग्राम का ऑफिशियल एंट्री गेट है, जहां से सारा एक्शन शुरू होता है। फिर आते हैं ये ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स। आप इन्हें कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। ये एक जैसे निर्देशों को, ग्रुप को एक साथ रखते हैं,
ये बताने के लिए कि ये सब एक साथ है और एक ही ब्लॉक का हिस्सा है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी सेमीकोलन। ये बिल्कुल एक कमांड के आखिर में लगने वाले फुल स्टॉप की तरह है। ये कंप्यूटर को साफ साफ बताता है, ठीक है, एक निर्देश खत्म हो गया, अब अगले पर बढ़ो। और बस यही है वो सब कुछ। ये सिंपल से नियम, एक स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ कंटेनर्स और एक फुल स्टॉप हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स निर्देश लिख सकें और मशीन उन्हें बिल्कुल सही सही समझ सके। यही है वो असली पुल इंसानी लॉजिक और मशीन की दुनिया के बीच। तो चलिए अब वापस उसी परिभाषा पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर किए गए निर्देशों के कंट्रोल में काम करता है, तो अब हम वाकई में समझते हैं कि वो निर्देश क्या हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं और एक मशीन उन्हें कैसे समझती है। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं हमारी अपनी भाषा के और करीब आती जा रही हैं, वो अगला बड़ा कम्युनिकेशन गैप कौन सा होगा जिसे हमें भरना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करेगा, है ना सोचने वाली बात। इस सफर में शामिल होने के लिए अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एक मशीन मतलब एक कंप्यूटर से हम बात कैसे करें, उसे कैसे बताएं कि भाई तुम्हें ये काम करना है। जवाब देखा जाए तो काफी सीधा है, हमें उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी। और दुनिया की हर भाषा की तरह इसकी भी शुरुआत होती है उसके अल्फाबेट से, उसके अक्षरों से। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे हिंदी या इंग्लिश का अपना अल्फाबेट होता है, सी का भी है, और इसे हम टेक्निकली कहते हैं सी कैरेक्टर सेट। अब ये जो सी कैरेक्टर सेट है, इसमें कुल 256 कैरेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज सिर्फ इन्हीं 256 अक्षरों, नंबर्स और सिंबल्स को पहचानती है। इसके बाहर कुछ भी लिखेंगे तो वो उसे समझ नहीं पाएगी। और ये 256 कैरेक्टर्स भी मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। इसमें आते हैं अंग्रेजी के सारे अल्फाबेट्स, छोटे और बड़े दोनों, फिर 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स। बस सी की पूरी दुनिया इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो हमारे पास अक्षर आ गए। अब जैसे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही सी में इन कैरेक्टर्स को जोड़कर जो सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट बनती है, उसे हम कहते हैं टोकन। इसको ऐसे समझिए, यहाँ आई, एन और टी ये 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अकेले अकेले देखें तो इनका कोई खास मतलब नहीं है। तो फिर ये टोकन है क्या भला? ये सी प्रोग्राम की सबसे छोटी पर मतलब वाली इकाई है। आसान भाषा में कहें तो ये सी लैंग्वेज का एक शब्द है, एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक जिससे हम अपने इंस्ट्रक्शंस यानी वाक्य बनाते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम उन 3 कैरेक्टर्स को मिला देते हैं, हमें मिलता है इंट। अब ये एक टोकन है और सी की दुनिया में इसका एक बहुत खास मतलब है। अब सी में ना कुछ टोकन बहुत स्पेशल होते हैं। इन्हें कहते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स। इनका मतलब पहले से फिक्स्ड होता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। ये बिल्कुल भाषा के ग्रामर के पक्के नियमों जैसे हैं। ये वो शब्द हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। कंपाइलर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कोड को मशीन की भाषा में बदलता है। तो जब भी कंपाइलर इन शब्दों को देखता है, वो फौरन समझ जाता है कि अच्छा ये काम करना है। और अच्छी खबर यह है कि ये कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। पूरी सी लैंग्वेज में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं बस। इनके कुछ पक्के नियम भी हैं। पहली बात, ये हमेशा छोटे अक्षरों में यानी लोअर केस में लिखे जाते हैं। दूसरी बात, इनका मतलब फिक्स्ड है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। और सबसे जरूरी, इन शब्दों का इस्तेमाल किसी और चीज को नाम देने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए ताकि कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सवाल उठता है कि अगर हम इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने वेरिएबल्स या फंक्शंस को नाम कैसे देंगे? भाई यहीं पर एंट्री होती है आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर कुछ और नहीं बल्कि वो नाम है जो प्रोग्रामर यानी हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे किसी के मार्क्स स्टोर करने हैं तो नाम रख दिया मार्क्स। किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है तो स्टूडेंट नेम। ये हमारी अपनी बनाई हुई डिक्शनरी है। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो कीवर्ड्स भाषा के पहले से बने बनाए नियम हैं जिनका मतलब फिक्स्ड है। वहीं आइडेंटिफायर्स हमारे बनाए हुए नाम हैं ताकि हमारा कोड पढ़ने और समझने में आसान हो। एक तरह से एक ग्रामर है और दूसरा उस ग्रामर को इस्तेमाल करके लिखा गया नाम। हाँ, लेकिन ये नाम रखने के भी कुछ कायदे कानून हैं। ये नियम इसलिए हैं ताकि हर नाम अलग हो और कंप्यूटर को कोई कंफ्यूजन ना हो।
रूल नंबर 1, नाम हमेशा किसी लेटर या अंडरस्कोर से ही शुरू होगा। रूल नंबर 2, नाम में सिर्फ लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर ही आ सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल या स्पेस नहीं। और सबसे जरूरी रूल, ये नाम उन 32 कीवर्ड्स में से कोई नहीं होना चाहिए। चलिए, नाम बनाना तो आ गया, लेकिन कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि जो मार्क्स नाम हमने बनाया है उसमें एक नंबर स्टोर करना है या किसी का नाम? बस इसी सवाल का जवाब देते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का काम बस इतना है, वो ये बताता है कि हमने जो वेरिएबल या आइडेंटिफायर बनाया है वो अपने अंदर किस तरह की वैल्यू रखेगा। क्या वो एक पूरा नंबर होगा या दशमलव वाला नंबर या फिर सिर्फ एक अक्षर। सी में कुछ बहुत बेसिक और ज़रूरी डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंट का इस्तेमाल होता है पूरे नंबर्स के लिए जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, जैसे 42। फ्लोट का इस्तेमाल होता है दशमलव वाले नंबर्स के लिए, जैसे 3.14। और 4 का इस्तेमाल होता है एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे ए को स्टोर करने के लिए। तो देखा कैसे हम एक छोटी सी चीज यानी एक कैरेक्टर से शुरू हुए और धीरे धीरे टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और फिर डेटा टाइप्स तक पहुंच गए। असल में प्रोग्रामिंग है ही यही, इन छोटे छोटे लॉजिकल ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ बड़ा और काम का बनाना। तो अब सी भाषा के ग्रामर की एबीसी तो समझ आ गई है। सवाल यह है कि इन नियमों और शब्दों का इस्तेमाल करके अब कौन सी नई और दिलचस्प कहानी लिखी जाएगी। एक बात सोचिए, घर बनाने से पहले क्या कोई सीधे ईंटें जोड़ना शुरू कर देता है? नहीं ना, पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक नक्शा। तो प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले एक सॉलिड प्लान होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि एक कंप्यूटर को बिल्कुल सटीक तौर पर यह कैसे बताया जाए कि उसे करना क्या है। देखिए, कंप्यूटर हमारी तरह नहीं सोचते। उन्हें अंदाजे या आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें हर एक कदम एकदम साफ साफ चाहिए होता है। और बस यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है। कोई भी प्रोग्रामर तब तक कोड नहीं लिख सकता जब तक वो खुद उस प्रॉब्लम को हाथ से यानी मैन्युअली सॉल्व करना न जानता हो। मतलब साफ है, पहले लॉजिक को समझना होगा, फिर उसे कोड में बदलना होगा। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कोड लिखने से पहले की तैयारी, फिर आएगा एल्गोरिदम, उसके बाद फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड, और आखिर में इन सब से मिलकर बनती है हमारी प्रोग्रामिंग टूल किट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना नहीं है, बल्कि सोचना है। और ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। बेहतरीन प्रोग्राम्स कोड से शुरू नहीं होते, वो शुरू होते हैं एक बेहतरीन प्लान से। यही वो नींव है जिस पर एक मजबूत और बढ़िया प्रोग्राम खड़ा होता है। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले और कह सकते हैं सबसे जरूरी प्लानिंग टूल पर, यानी कि एल्गोरिथम। इसको प्रोग्राम का मास्टर प्लान भी समझ सकते हैं। तो आखिर ये एल्गोरिथम है क्या चीज? सीधे शब्दों में, ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारी अपनी आम भाषा में लिखा हुआ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मान लीजिए कि यह प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक रेसिपी है। अब एक अच्छे एल्गोरिथम की ना कुछ खासियतें होती हैं। 5 जरूरी बातें। पहली, उसे पता हो कि इनपुट क्या लेना है। दूसरी, कम से कम एक आउटपुट तो जरूर दे। तीसरी, हर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। चौथी, वो कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाए, हमेशा चलता ही ना रहे। और 5वीं, हर स्टेप इतना आसान हो कि उसे आराम से पूरा किया जा सके। और यहां देखिए इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती। एक इतना सिंपल सा काम जैसे 2 नंबरों को जोड़ना, उसको भी एक एल्गोरिथम में कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करो, 2 नंबर लो, उन्हें जोड़ो, रिजल्ट दिखाओ और बस स्टॉप। देखा, हर स्टेप कितना क्लियर और टू द पॉइंट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, कोई भी एल्गोरिदम चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो बनता सिर्फ 3 बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर्स से है। इनको प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? पहला है सीक्वेंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस को एक लाइन से एक के बाद एक चलाना। फिर आता है डिसीजन, जहां एक कंडीशन के आधार पर फैसला लिया जाता है। और तीसरा है रेपिटेशन, यानी लूप, मतलब एक ही काम को बार बार करना जब तक कोई कंडीशन पूरी ना हो जाए। डिसीजन लॉजिक के लिए अक्सर इफ देन एल्स जैसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सिंपल है, अगर कंडीशन सही है तो ये काम करो, नहीं तो कोई दूसरा काम करो। यही चीज प्रोग्राम को आप कह सकते हैं सोचने और डिसीजन लेने की पावर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ, फ्लो चार्ट्स। ये हमारे लॉजिक का कह सकते हैं एक विजुअल ब्लूप्रिंट है।
तो फ्लोचार्ट क्या है? ये बेसिकली एक डायग्राम है जो किसी प्रोसेस को तस्वीरों के जरिए दिखाता है। जो एल्गोरिदम हमने लिखा था ना, ये उसी का एक ग्राफिकल वर्जन है। इससे लॉजिक का फ्लो समझना बहुत आसान हो जाता है। फ्लोचार्ट की ना अपनी एक विजुअल भाषा होती है, अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ये ओवल शेप स्टार्ट या स्टॉप के लिए होता है, ये पैरेललोग्राम इनपुट या आउटपुट के लिए, रेक्टेंगल का मतलब है कोई प्रोसेस हो रहा है, और सबसे जरूरी ये डायमंड शेप, इसका मतलब है कि यहां कोई डिसीजन लेना है। और देखिए यहां कितने बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि ये सारे सिंबल्स मिलकर कैसे काम करते हैं। ये फ्लो चार्ट चेक कर रहा है कि कोई नंबर इवन है या ऑड। देख रहे हैं, स्टार्ट से लेकर इनपुट, फिर डिसीजन और फिर आउटपुट तक पूरा लॉजिक एक तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं स्यूडो कोड की। ये एक ऐसा टूल है जो हमारे इंसानी प्लान और एक्चुअल कंप्यूटर कोड के बीच का जो गैप है ना, उसे भरने का काम करता है। स्यूडो कोड, जैसा कि नाम से ही साफ है, स्यूडो का मतलब होता है नकली, तो ये एक तरह का नकली कोड है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिखा गया एल्गोरिदम है जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिंटैक्स के रूल्स की चिंता किए बिना पूरा फोकस सिर्फ लॉजिक पर रहता है। जैसे यहां देखिए, ये स्यूडो कोड एक स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट कर रहा है। देखने में ये काफी हद तक असली कोड जैसा लग रहा है, लेकिन इसको समझना कितना आसान है, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश में है और इसका पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम के लॉजिक पर है। तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग टूलकिट पर एक नजर डालते हैं, जिसमें ये 3 पावरफुल टूल्स शामिल हैं। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एल्गोरिथम जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है, नेचुरल लैंग्वेज में, इसलिए सबके लिए समझना आसान है। फ्लोचार्ट विजुअल है, डायग्राम्स का इस्तेमाल करता है, तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को समझाने के लिए बेस्ट है। और सूडो कोड ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में है, इसलिए इसको एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि काम के हिसाब से सही ब्लूप्रिंट चुना जाए। हर टूल की अपनी एक खासियत है, अपनी एक ताकत है, और कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, यही समझना एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है। तो बस हमेशा याद रखें, एक क्लियर प्लान ही किसी भी सक्सेसफुल प्रोग्राम की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। सीधे कोड लिखने में जंप करने से पहले थोड़ा रुककर प्लान बनाने के लिए समय निकालना हमेशा फायदेमंद होता है। और आखिर में एक सवाल, प्रोग्रामिंग से हटकर सोचिए, लाइफ में और कहां-कहां एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट किसी बड़े कॉम्प्लेक्स गोल को एक सिंपल और मैनेजेबल प्रोसेस में बदल सकता है, चाहे वो कुछ नया सीखना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना हो। इस पर जरूर कभी सोचा है कि कोई प्रोग्राम फैसला कैसे लेता है, या हिसाब किताब कैसे करता है, या स्क्रीन पर कुछ दिखाता कैसे है? इन सारे सवालों का जवाब इन छोटे छोटे सिंबल्स में छिपा है, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। असल में यही वो जादू है जो हमारे निर्देशों को एक्शन में बदलता है। और ये रहा हमारा हीरो ऑपरेटर। ये कंपाइलर के लिए एक सीधा साधा इंस्ट्रक्शन है। ये कहता है, हे इन 2 नंबरों को जोड़ दो, या जरा चेक करो कि ये वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी है या नहीं। ये हमारे कोड के इंजन हैं जो सब कुछ चलाते हैं। चलिए शुरुआत सबसे बेसिक चीज से करते हैं, हिसाब किताब यानी कि मैथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आप एक कैलकुलेटर के बटन्स की तरह समझ सकते हैं। ये वो टूल्स हैं जिनसे प्रोग्राम में हर तरह की कैलकुलेशन की जाती है। तो ये रहे सी लैंग्वेज के बेसिक मैथ टूल्स। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब तो काफी सीधे हैं, लेकिन जरा उस आखिरी वाले पे नजर डालिए, परसेंट। ये है मॉड्यूलर ऑपरेटर, और ये बहुत काम की चीज है। ये बिल्कुल उतना ही सिंपल है जितना दिखता है। जब कंपाइलर को 2 वैल्यूज और उनके बीच में प्लस का साइन मिलता है, तो वो उन्हें जोड़ देता है। ये किसी भी प्रोग्राम का सबसे फंडामेंटल एक्शन है, और यही चीज आगे चलकर हजारों कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस की नींव बनती है। अच्छा, अब इस मॉड्यूलो ऑपरेटर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये हमें डिवीजन का रिमाइंडर यानी शेषफल बताता है। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करने पर 1 बचता है। ये पता लगाने के लिए कि कोई नंबर इवन है या ऑड, या फिर डेटा को ग्रुप्स में बांटने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है ना? सिंपल लेकिन पावरफुल टूल। ठीक है, तो हमने हिसाब करना तो सीख लिया। अब बारी है उन रिजल्ट्स के बारे में सवाल पूछने की। और यहीं पर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये प्रोग्राम को वैल्यूज को कंपेयर करने और उन कंपैरिजंस के आधार पर फैसले लेने की ताकत देते हैं। अब इन ऑपरेटर्स की खास बात क्या है? इनका जवाब हमेशा 2 में से एक होता है। या तो ट्रू मतलब हाँ,
या फिर फॉल्स मतलब नहीं। ये बस हाँ या ना वाले सवाल पूछते हैं। क्या पहला मान दूसरे से बड़ा है? क्या वो बराबर हैं? बस यही सिंपल सा लॉजिक, ट्रू और फॉल्स, प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। तो यहां हम कंप्यूटर से एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या 10 5 से बड़ा है? अब कंप्यूटर इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा और जवाब है हाँ, ट्रू। अब इस एक छोटे से ट्रू फॉल्स रिजल्ट के आधार पर हमारा प्रोग्राम एक रास्ते पर जा सकता है और दूसरे को पूरी तरह इग्नोर कर सकता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर सोचता है। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से देखिएगा। जब हम बराबरी चेक करते हैं तो हमेशा डबल इक्वल्स यानी डबल इक्वल्स का इस्तेमाल होता है, सिंगल इक्वल्स का नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो नए नए प्रोग्रामर बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। और जाहिर सी बात है 10 5 के बराबर नहीं है, तो रिजल्ट आया फॉल्स। ये इन कंडीशंस की साफ सुथरी नेचर को दिखाता है, या तो सच है या झूठ, बीच का कोई रास्ता नहीं। छोटे छोटे सवाल पूछना तो आ गया, लेकिन असली पावर तो तब आती है जब हम इन सवालों को जोड़कर एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो मिलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स से। इन्हें आप और या जैसे शब्दों की तरह सोच सकते हैं। ये हमें एक साथ कई कंडीशंस को जोड़ने की सहूलियत देते हैं ताकि हम ज्यादा बेहतर फैसले ले सकें। एंड ऑपरेटर ना बहुत सख्त है। ये तभी ट्रू जवाब देगा जब इसके दोनों तरफ की हर एक कंडीशन सही हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 10 5 से तो गलत है, तो बस पूरी बात ही गलत हो गई, भले ही दूसरा हिस्सा सही क्यों ना हो। दूसरी तरफ और ऑपरेटर काफी फ्लेक्सिबल है। उसे पूरी बात को सही मानने के लिए बस एक कंडीशन के सही होने की जरूरत है। यहाँ भले ही 10 लेस देन 5 गलत है, लेकिन 12 ग्रेटर देन 10 तो सही है, तो ओवरऑल रिजल्ट हो गया ट्रू। ठीक है, अब कुछ मजेदार चीजों पर आते हैं। ये ऑपरेटर्स कुछ ऐसे शॉर्टकट्स और एफिशिएंसी टूल्स हैं जो हमारे कोड को साफ सुथरा और प्रोफेशनल बनाते हैं। इन्हें आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए पावर अप समझ सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। प्री इंक्रीमेंट यानी ++i पहले वैल्यू को बढ़ाता है और फिर उस नई वैल्यू का इस्तेमाल करता है, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट यानी i++ पहले पुरानी वैल्यू का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसे बढ़ाता है। ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। किसी वैल्यू को अपडेट करने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। हम कह रहे हैं a की नई वैल्यू उसकी पुरानी वैल्यू +10 है। ये काम करता है, साफ भी है, लेकिन थोड़ा लंबा है। और ये है प्रो तरीका। += को कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये काम वही करता है, लेकिन ज्यादा छोटे और एफिशिएंट तरीके से। इससे हमारा कोड